एक मिनट तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है ना, वो सेटअप एक्चुअली जहाँ लगा हुआ है ना, ये स्टूडियो बाहर है। मैं कैंपस में एक्चुअली 24 आवर इंटरनेट रहता है यहाँ पे तो, लेकिन बाहर एक्चुअली इंटरनेट वो कभी कट जाता है, तो अभी इन्वर्टर लगवा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि अगले क्लास से आगे से दिक्कत नहीं चाहिए। सो देखते हैं, अभी नया जगह है ना, थोड़ा सेटल होने में टाइम लग रहा है, चीज़ें पता नहीं क्या कैसे चल रही है। तो अभी क्या है, हाँ ये हमारा बैच है एकलव्य। ठीक है, 1.0 है ना, तो पहला बैच है, दूसरा बैच भी आएगा इसका, और ये है जैम MS 2025 के लिए। ठीक है ना, और आज जो होगा, तो आज लेक्चर नंबर ये आपका 1 होगा आज। ठीक है, लेक्चर 1 होगा आज, और डेट अगर लिखोगे 2 मई हो गया है ना, 2 मई। ठीक है, काफ़ी है इतना। जी गुड इवनिंग। तो हम लोग तो आज से सिलेबस स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, और जैसे कि शेड्यूल पता ही है आप लोगों को, तो ये जैम बैच का नाम मैंने लक्षा बैच वो रखा है, क्या नाम है इसका, एकलव्य है ना, और गेट बैच का नाम तुम्हें पता ही है, अर्जुन बैच है ना। कोई किसी में क्लास ज्वाइन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 8 to 9:30, 9:30 to 11। ठीक है, और डाउट आपका 11 से 12। चलो हम लोग आज सिलेबस स्टार्ट करेंगे, तो सिलेबस एक बार देख लो, उससे हम लोग थ्योरीज तो ऑलमोस्ट आप लोग कवर कर चुके हो, तो कुछ नया नहीं होगा उसमें, थ्योरीज सेम ही है। तो जैम 2024 है ना, इस वजह से यहाँ सिलेबस डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये मैथमेटिक्स पोर्शन में आगे पढ़ाऊंगा, पहले हम लोग ये प्रोबेबिलिटी पोर्शन कंप्लीट करेंगे, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, फिर एंड में जैसे एक बार थ्योरी पढ़ा दिया पूरा मैंने, फिर अगले 3 4 5 क्लासेस तक आपको डाउट सेशन चलेगा। डाउट सेशन नहीं, मतलब मैं क्लास में खुद ही प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा जैम और गेट के। तो असाइनमेंट्स ग्रुप में है, मैं आज भेज दूंगा क्लास के बाद, या जो लोग आप में से हो, मतलब जैसे ड्राइव में जाओगे तो जो भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड असाइनमेंट मिले, बेसिक प्रोबेबिलिटी, मतलब अभी जैसे ड्राइव में तुम लोग देखो जाके, और जहाँ भी तुम्हें इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलता है, तो उसको तुम ग्रुप में फॉरवर्ड कर दो, जो हमारा ग्रुप है ना जैम वाला, या हाँ एक ही ग्रुप में तुम्हारा एक्सेस होगा भेजने का, जो जो एकलव्य बैच के नाम से जो ग्रुप है, तो उसमें तुम असाइनमेंट भेज देना, ताकि सबको एक बार पता चल जाए ये करना है ना, या मुझे भेज सकते हो। तो जो भी असाइनमेंट ड्राइव में है बेसिक प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, वो तुम आज ही तुम लोग जो भी तुम्हें मिलता है इससे इस सिलेबस से रिलेटेड ग्रुप में भेज दो, ताकि जैसे सिलेबस चलता रहेगा तुम प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है ना, क्योंकि ये थ्योरी जो ये पोर्शन है, मोस्ट ऑफ द थिंग यू नो, क्योंकि जब मैं बैच 0 0 कराया बेसिक एनसीईआरटी तभी ये पढ़ाया था, जब बैच 1 कराया तभी ये कराया था, अभी फिर से एक बार मैं डिस्कस करूंगा। तो मेन है कि तब हम लोग बैच 0 0 में एनसीईआरटी मैंने कहा था आप लोग करो, बैच 0 ने मैंने कहा जेडबलई के प्रॉब्लम्स करो। अब यहाँ पे हम लोग आपको जो जैम और गेट के क्वेश्चन हैं वो आपको करने हैं, मतलब जैम वाले बच्चों को भी जैम गेट दोनों में क्वेश्चन करने हैं, और गेट वालों को भी जैम गेट दोनों में क्वेश्चन करने हैं। हालांकि जैम गेट का बैच अलग अलग है, लेकिन आपको पीवाईक्यूज दोनों करने हैं। और असाइनमेंट अभी मैं थोड़ा अपडेट करता हूँ, जो पुराने असाइनमेंट ड्राइव में होंगे वो 2023 तक के पेपर उसमें होंगे, 24 वाला नहीं होगा, तो 24 वाला मैं ऐड करवाता हूँ। ठीक है ना, समझ आ गया। तो जो भी असाइनमेंट प्रोबेबिलिटी का होगा उसको तुम वहाँ से शेयर करने का ऑप्शन रहता है, तुम ग्रुप में भेज देना, फॉरवर्ड कर देना उसको, ये है। तो उससे क्या होगा, सबको पता चल जाएगा, फिर ये होमवर्क होगा, मैं ग्रुप में बोल दूंगा, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, और आप ट्राई करते रहो, फिर जो भी डाउट्स होगा क्लास में डिस्कस करेंगे, मैं खुद डिस्कशन भी कराऊंगा। ये चलो, तो अभी के लिए क्या करता हूँ, स्टार्ट करते हैं यहीं से, फिर से थ्योरी तो वही है, फिर से तुम जो जानते हो ऑलरेडी, स्टार्ट फिर से वहीं से करता हूँ मैं, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट से। और एटलीस्ट क्लास में जितना इंटरेक्टिव रहोगे उतना ज़्यादा सीखोगे आप। ये है, जैसे मान लो अभी आप, जैसे मैं प्रॉपर बैठा हूँ टेबल चेयर पे, पढ़ाई के मोड में, मतलब पढ़ाने के मोड में हालांकि, और सेम आपको भी जब जैसे बैच का टाइम है तो बिल्कुल एक स्टडी मोड में बैठना है, ये नहीं कभी कोई लेटा हुआ है, कोई अपना डिनर कर रहा है, कोई घूम रहा है मार्केट में, तो इससे क्या आपके अटेंशन उतना नहीं सीख पाओगे आप। और रिकॉर्डिंग के भरोसे रहने वाले लोगों को मैं बता दूँ, कुछ बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग से फ़ायदा नहीं होगा, मतलब बस तुम कंटेंट देख लोगे, ठीक है बेनिफिट तो होगा ही, उतना नहीं होगा जितना लाइव से हो सकता है। तो लाइव में तुम अटेंड में, शाम का टाइम है, सब लोग घर पे रहते हैं,
तो आप घर पे प्रॉपर स्टडी मोड में बैठो, टेबल कुर्सी पे बैठ सकते हो, तो पेन पेपर लेके बैठो, जो क्वेश्चन पूछूँ उसका आंसर दो, तुम्हें डाउट हो तुम पूछो, तब पूरी चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी। तो बाद में तुम्हें रिकॉर्डिंग के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ थ्योरी पढ़ना तो है ही, लेकिन साथ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स करने हैं। तो थ्योरी है ना, तुम प्रॉब्लम सॉल्व करो बाकी टाइम में, ये नहीं हो गया क्लास छोड़ के फिर बाद में पहले रिकॉर्डिंग देख रहे हैं फिर प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो टाइम ही नहीं मिलेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने का। इसलिए तुम इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो ये से स्टार्ट करता हूँ रैंडम एक्सपेरिमेंट से, बताओ। सो कोई मुझे बताओ रैंडम एक्सपेरिमेंट का डेफिनेशन क्या है। Sir, an experiment which can result in more than one possible outcomes. ओके, और कुछ कंडीशन है आगे। It's unpredictable. हाँ, इसका जो एग्जैक्ट, हाँ, आउटकम जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब जो आउटकम है एक्चुअली एग्जैक्ट जो आउटकम आने वाला है। देखो सेट ऑफ आउटकम्स यू नो एक्चुअली, मतलब पॉसिबल आउटकम्स यू नो, बट एग्जैक्ट क्या आएगा वो अनप्रेडिक्टेबल है। The two or more possible outcomes. हाँ, सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यू नो एक्चुअली। Sir, the random experiment can be repeated up to infinite times under some identical condition. ये भी तो condition हो सकते हैं ना? हाँ, ये भी हो सकता है। हम्म Example, toss of unbiased coin. यस, ठीक है, देखो तो हालांकि एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं पहले लिखा ही चुका हूँ, पहले भी है ना, तो पता ही आप लोगों को कि चलो मैं तो ये लिखता हूँ कि एन एक्सपेरिमेंट, कोई एक्सपेरिमेंट है हैविंग मोर देन वन पॉसिबल आउटकम्स, है ना। सो हैविंग मोर देन वन पॉसिबल आउटकम्स इज सेट टू बी रैंडम एक्सपेरिमेंट। हालांकि एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आता, तो डेफिनेशन हमें समझने के लिए है कि नहीं एग्जाम में डेफिनेशन आएगा, तो डेफिनेशन नहीं आएगा, ठीक है ना। सो उसका टेंशन नहीं लेना है। तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है कि एग्जाम में डेफिनेशन आ जाएगा, बस आपको समझना है कि मीनिंग क्या है। कई बार क्वेश्चन में ये वर्ड यूज होते हैं। ओके, विजय बता रहे हैं कि दोज एक्सपेरिमेंट इन विच आउटकम्स आर नॉट यूनिक। ठीक है, अपने अपने लैंग्वेज में यूनिक का क्या मतलब है आपका। सो एन एक्सपेरिमेंट हैविंग मोर देन वन पॉसिबल आउटकम इज सेट टू बी रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ, तो डेफिनेशन में इफ आता है, इफ एंड ओनली होता है कि जो If the आउटकम, outcomes of the हाँ experiment is known in advance, and it is quite impossible to predict what outcomes would be happened, हाँ and it can be repeated up to infinite times under some identical conditions. हाँ सही है ना। तो देखो अपने अपने तुम डिफरेंट बुक्स में अगर देखोगे तो डिफरेंट तरीके से लिखा रहता है, वही चीज़ें डिफरेंट तरीके से लिखी रहती है। तो जैसे चूंकि अच्छा मैं बुक्स का, कुछ लोग पूछ रहे होंगे सर बुक्स कौन सा पढ़ा रहे होंगे, मैं तुम्हें ज़रा बुक्स का बता देता हूँ जो रेफरेंस बुक्स के लिए है। देखो मेनली थ्योरीज हर जगह ऑलमोस्ट सेम ही लिखी हुई है, तो थ्योरी आप किसी बुक से कर सकते हो, आप चाहो तो गुप्ता का, लेकिन देखो एक सिलेबस का कॉपी प्रिंट करा के अपने पास रखना। जैसे मैं हर रोज़ सिलेबस देख के पढ़ा रहा हूँ, वैसे तुम्हें भी हर रोज़ सिलेबस देखना है, कि ये नहीं तुम फालतू चीज़ें पढ़ते रहो जो सिलेबस में था ही नहीं। तो ये गुप्ता एंड कपूर वाली बुक जो है वो तुम ले सकते हो, मतलब गुप्ता कपूर की जो बुक है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, ये तुम कर सकते हो, फंडामेंटल ऑफ ठीक मैथमेटिकल। है रात। हाँ 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 उसके बाद यस, सो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स ये है। दूसरा वीके रोयात की, जो मैं जनरली कंटेंट फॉलो करूँगा ये होगा। ये थोड़े हाई लेवल की बुक है, मतलब इनिशियली लोग हो सकता है समझना है, लेकिन जिनको थोड़ा बहुत पहले से आता है तो उनके लिए ईजी होगा। सो वीके रोयात की
ये ऑथर है AKMD सलाह। सो ये है, तो इनके बुक का हेडिंग है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। सर शेल्डन रॉस कैसी है? स्टैटिस्टिक्स सेल्डन रॉस भी अच्छी है इंट्रोडक्टरी लेवल पे। तो जो सेल्डन रॉस की बुक बता रहा हूँ मैं, सो जो आप तीसरा बता रहे हो सेल्डन रॉस की, आई थिंक उसका हेडिंग है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी थ्योरी, यही ना, इंट्रोडक्शन टू हाँ प्रोबेबिलिटी थ्योरी, हाँ ये सर। भी बुक ठीक है। First course in probability. अच्छा, फर्स्ट कोर्स इन प्रोबेबिलिटी, ओके, फर्स्ट कोर्स इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी आई थिंक, हाँ। सो फर्स्ट कोर्स मतलब वही इंट्रोडक्टरी है इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी। लेकिन देखो फिर से मैं कह रहा हूँ, थ्योरीज ऑलमोस्ट हर जगह सेम ही है, लेकिन आपको एक बार थ्योरी पढ़ लेना है, आपको ये समझ आ गया कि जो जो सिलेबस में वर्ड्स लिखे हैं उसका डेफिनेशन पता है, उससे रिलेटेड रिजल्ट्स पता है। अब देखना है कि उससे रिलेटेड जो उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, चाहे वो PYQ में आए हुए हैं या हमारे जो असाइनमेंट्स में हैं, वो आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, इनिशियली हो सकता है 10-20% होगा फर्स्ट टाइम में, फिर आप सेकेंड टाइम सॉल्व करो, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, और एटलीस्ट एंड तक ऐसा होना चाहिए आपको 100% हर क्वेश्चन आता है। 100% नहीं, कम से कम 90% प्लस क्वेश्चन हो जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो कि आप सॉल्व कर सकते हो, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप सॉल्व कर पाओगे। इसका तरीका ये होता है कि पहले खुद से ट्राई करना होता है, ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़े और कहीं भेज दिए ग्रुप में कोई सोल्यूशन भेज दो। पहले आप अलग अलग तरीके से ट्राई करो, गलतियाँ करो, गलतियाँ करोगे तो सीखोगे, तो अलग अलग अप्रोच लगाने की कोशिश करो आप। उसके बाद अगर ना हो तो ग्रुप में भेज दो या मुझसे डिस्कस करो। बट सीखने का तरीका है, मतलब सीखने के लिए ज़रूरी है गलतियाँ करना, आप कोशिश करना, तो कोशिश कर दो मतलब सॉल्व करना था। एट द एंड आपका पर्पस है एग्ज़ाम निकालना, और एग्ज़ाम तब निकलेगा जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आएगा, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम सॉल्व करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, ये तीनों बुक ठीक है। और भी लिखा सकता हूँ, लेकिन प्रोबेबिलिटी के लिए ठीक है, अभी तो बेसिक प्रोबेबिलिटी हमारे जो कोर्स में 2 पार्ट है, प्रोबेबिलिटी और इन्फेरेंस है। इन्फेरेंस के लिए बाद में तुम है ना कैसेला बर्गर है या लेमान की। Excuse me, sir. जी समृद्धि बताइए। सर ग्रुप पे ये जो PDF है असाइनमेंट का, सर ये आपने बोला है करने को सर, क्योंकि क्लास थोड़ा देर से कनेक्ट हुआ था तो मैं सुन नहीं पाई थी सर। नहीं मैं बोला ड्राइव में जो अभी इस टॉपिक के जो भी क्वेश्चंस हैं ड्राइव में, तो आप लोग क्या करो, जैसे ये मानस भेज दिया एक, तो जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे मैं ढूंढ के भेजूंगा तो मेरा काम थोड़ा आप आसान कर सकते हो। मैं ये बोल रहा हूँ जैसे जो लोग ड्राइव में, मान लो आप इतने फोल्डर्स हैं, बहुत सारे फोल्डर्स हैं, तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी असाइनमेंट ड्राइव में मिलता है, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, ठीक है, तो वो आप लोग ग्रुप में फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। ओके सर, ओके तो सर। वो होमवर्क रहेगा बच्चों के लिए, आप सबके लिए, क्योंकि देखो जितने ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना अच्छा है। अब डिपेंड करता है आप कितने सॉल्व कर सकते हो, ये है। तो एक बार ग्रुप में आ गया तो आपको सॉल्व करने हैं। जो भी डाउट रहेंगे डाउट क्लास में पूछ सकते हो, रनिंग क्लास में भी पूछ सकते हो आप, ठीक है, ये चीज़ है। तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ थ्योरी, तो पढ़ाने के साथ साथ आप क्वेश्चन करते रहो, मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ करते रहो आप। जब थ्योरीज पूरी खत्म हो जाएगी तो अगले 3-4 क्लास तक मैं खुद क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा असाइनमेंट से। स्पेशली अगर सब लोग मान लो एक एक डाउट भी पूछेगा, और 100-150 बच्चा है, अगर वैसे पूछ लिया, हर सब ज्वाइन करता नहीं है, तो 50-60 बच्चा ज्वाइन करता है, तो एटलीस्ट एक एक क्वेश्चन अगर सबका डाउट हो, 60 क्वेश्चन ऐसे ही डिस्कस हो जाएंगे क्लास में। तो थ्योरी खत्म होने के बाद अगले 2-3 क्लास तक हम डाउट डिस्कशन करेंगे, मतलब उसी टॉपिक से। अब कुछ बच्चा सोचता है सर पहले थ्योरी करा दीजिए फिर प्रॉब्लम करेंगे, तो टाइम ही नहीं बचा। जैसे मान लो आज थ्योरी खत्म किया, अब मैं बोलूँगा कल डाउट क्लास है, तो तुम कल तक कितने क्वेश्चन कर लोगे, 50-60 मैक्सिमम कर पाओगे। तो बेटर है अभी थ्योरी, क्योंकि पहले ये जो बेसिक थ्योरी वो आप ऑलरेडी जान चुके हो, तो इसके लिए उतना वेट करने की जरूरत नहीं, यू जस्ट ट्राई। और ये थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ, फिर जो टॉपिक लगे नहीं हो रहा है उसको डाउट टिक करके रखो, फिर नेक्स्ट टाइम ट्राई करो। अगले मतलब जो जो डाउट्स हो ना उसको पॉइंट आउट करके रखो कि ये आपके डाउट्स है, तो स्टार मार्क करके एक जगह लिख के वैसा करके तुम रख सकते हो। और वो फिर एंड में सिलेबस पढ़ा दिया और तब भी तुमसे नहीं हो रहा है तो मेरे साथ डिस्कस करो, ये है। बट यू कीप सॉल्विंग। से एक अभी मानस ने भेजा, ऐसे बहुत सारे हैं ड्राइव में, ऐसे बेसिक प्रोबेबिलिटी नाम से बहुत सारे होंगे, वो कई बार नाम सेव नहीं होता, तो मैं भी आज रात को भेज दूंगा आपको और असाइनमेंट्स, ठीक है ना। तो एक ये है। ओके सर। हाँ सर एक तो रिक्वेस्ट है बोलिए हाँ। सर, मानस जे मैंने जो PDF भेजा ना उसमें ऑलमोस्ट 320 क्वेश्चन है। इसके लिए सर एटलीस्ट 10 दिन टेस्ट का टाइम देना पड़ेगा सर। यस तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आज एक्चुअली से सर शुरू करोगे ना तो अगले 10 दिन मान लो मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, 10 दिन तो नहीं, मतलब 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा। तो ये तो चलो बहुत बेसिक है, ये असाइनमेंट में हालांकि बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, जैम लेवल तक का नहीं है। तो मैं जैम PYQ वाला फोल्डर भेज दूंगा आज, जिसमें जैम के PYQ क्वेश्चन है इस टॉपिक से, गेट के PYQ है इस टॉपिक से, तो वो करना अभी ज़्यादा जरूरी है। ये सब भी ठीक है,
तो क्वेश्चन तो बहुत होंगे यस साथ सर। में करने। हाँ सर एक्चुअली एग्जाम्स चल रहे हैं ना सर, तो ये भी मैनेज करना है, वो भी सर थोड़ा दिक्कत हो रहा है इसलिए। तो अभी आप PYQ टॉपिक वाइज कर दो, मैं भेज दूंगा टॉपिक वाइज असाइनमेंट। PYQ है ऑलरेडी ड्राइव में, वो मैं भेज दूंगा, मुझे पता है कहाँ है। तो आप लोगों को मिलता है आप लोग भेज दो, नहीं मिलता तो मैं भेज दूंगा ग्रुप में। ये है, तो उससे पहले जैम गेट का आप PYQ पहले डील कर सकते हो। ये सब तो वही बेसिक क्वेश्चंस हैं जो अभी आपने JEE वाले किए हैं, उससे रिलेटेड ही होंगे ये सब। ये है ना बेसिक है, लेकिन ट्राई करना में नुकसान नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें 300 क्वेश्चन है, सही कह रहे हो तुम। अगर रोज तुम मान लो ऐसे 10 करोगे 30 दिन लग जाएंगे, तुम्हें 50 करोगे तो 6 दिन लग जाएंगे। तो इस तरह से है। सर एक ब्लैक बुक भी है, उसमें भी अच्छे प्रॉब्लम्स है, प्रोबेबिलिटी। हाँ वो ग्रुप में फॉरवर्ड कर दो अगर है तो। अब जिसको जो ठीक लगता है, देखो कोई क्वेश्चन पढ़ के ही तुम्हें लगेगा बहुत आसान है तो उसको स्किप कर सकते हो। बट ये है, बट तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व में फोकस करना है, जितने टॉपिक्स हैं उन सब के, है ना। ये है, और पूरे साल है तुम्हारे पास, जितना कर सकते हो करो। ये है, जरूरी थोड़ी कि हमें दुनिया भर के सारे क्वेश्चन करने ही हैं। आप अगर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो आपके दिमाग में पैटर्न तो आ ही गया ना, कैसे सॉल्व करना है। बस यही है, पूरे साल बस आप कंसिस्टेंटली रिवीजन करते रहो, प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो, तो आप लूप में रहोगे, तो एग्जाम टाइम तक आपको बहुत सारी चीज़ें सीख चुके होगे आप। ये है। सर वो तीनों बुक का जो बोल रहा है कि उसमें वो तीनों फॉलो करना है। क्या क्या क्या? जो आप 3 बुक बताए ना, एफएमएस, बीके और वगैरह, आपको बुक पढ़ने की कोई तो ज़रूरत मेरे नहीं पास है। एफएमएस में। जिनको बुक पढ़ना है, देखो मैं चूँकि पढ़ा रहा हूँ तो आपको बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक? जिनको अगर बुक चाहिए तो बुक करो, मैं रेफ़रेंस बुक बता दे रहा हूँ किसी को ज़रूरत है तो, वरना आप लोगों को बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो करो, और क्वेश्चंस जो ड्राइव में ग्रुप में आ रहा है, अभी ग्रुप में असाइनमेंट्स आ रहे हैं, उसको सॉल्व करो, नहीं हो रहा है डिस्कस करो। तो बुक पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर तुम चाहते हो तो बुक में चूँकि चीज़ें डिटेल में लिखी रहती हैं, तुम उसको थोड़ा-सा मेरे पढ़ाने के बाद अगर तुम बुक पढ़ोगे तो तुम्हें ज़्यादा समझ आएगा बुक्स में कि क्या-क्या लिखी हुई हैं। जो बातें समझना है वो डाउट क्लास में डिस्कस करो, तो वो कर सकते हो तुम। जस्ट गो थ्रू बुक्स कि क्या डेफिनेशन लिखा है, क्या थ्योरम्स लिखा है, एग्जाम्पल वो कैसे सॉल्व कर रहा है। एक्सरसाइज मन हो तो वो भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि दुनिया भर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और आपके पास 1 साल ही टाइम है। तो दुनिया भर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो तुमको 10 साल तक तैयारी करना पड़ेगा, तो इतना ज़रूरत नहीं है ना। हमें कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस करने हैं जिससे हमारा दिमाग में ये फिट हो जाए कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। हो गया, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ताकि वो हम सॉल्व कर सके और कम टाइम में कर सके, एक्यूरेटली कर सके। ये प्रिपरेशन का मेन वो है ना। तो होता है लेस इज मोर, तो आपको एक टारगेट बनाना क्या करना है, क्योंकि दुनिया भर की चीज़ें नहीं कर सकते इतने कम टाइम में, आप नहीं कर सकते। तो बुक से अगर टाइम है पढ़ो, वरना प्रॉब्लम सॉल्विंग में फोकस करो। जस्ट सॉल्व क्वेश्चन, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। जितना मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ एनफ है वो। हाँ बुक पढ़ने की जरूरत नहीं। बाकी आप कोई भी एक बुक एज ए रेफरेंस आप देख सकते हो कि बुक्स में क्या क्या लिखा है, क्या डेफिनेशन है, क्या थ्योरम्स है, एग्जांपल्स उसके कैसे सॉल्व किए गए, आप खुद से करके देखो, एक्सरसाइज कर सकते हो। सो जस्ट यू कैन, इससे क्या होगा कि आपका एक एक टॉपिक आप रेडी करते जाओ अपना, ठीक है। ये है। सर बट एफएमएस के आंसर्स कुछ कुछ नहीं दिए ना बुक में। हाँ एफ से बहुत सारी फालतू चीज़ें भी हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है या सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, वो सब भी ऐसा है एफ में। तो उसको तुम्हें इग्नोर करना है, इसलिए सिलेबस अपने पास प्रिंट करके रखो सब लोग। और रोज़ एक बार पहले तो सुबह उठो तो एक बार सिलेबस पढ़ लो कि क्या क्या टॉपिक्स है, वो देख सकते हो। दिमाग में तुम्हें रहेगा ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, सिलेबस याद रहेगा तुम्हें। वो एक बार सिलेबस पास में रखो तो ताकि। सर हाँ उसके आंसर्स कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए। कोई दिक्कत नहीं है, तो आप खुद पे भरोसा करो और जो सॉल्व कर रहे हो आप ये भरोसा रखो कि आपने सही किया है, ठीक है। अगर सॉल्व हो ही नहीं रहे तो अलग बात है, अगर हो रहे हैं तो आप ये खुद पे भरोसा करो कि आप सही कर रहे हो। उसके लिए दूसरा चीज़ कर सकते हो, अपने कुछ दोस्तों के साथ डिस्कस कर सकते हो आप किसी के साथ, है ना। कॉन्टेक्ट कि हाँ ये मैंने किया, तुम करके देखो तुम्हारा क्या आंसर है, फिर इससे क्या दोनों का फ़ायदा होगा। तो ऐसा भी कर सकते हो आप, है ना। ग्रुप में इतने सारे लोग हैं, अभी 100-150 लोग हैं, तो उसमें अभी 150 ज़्यादा ही हो गया आपको। तो उसमें है कि उसके साथ तुम डिस्कशन कर सकते हो। 1 मिनट, लाइट आ गई क्या, क्या बोल रहा है? हाँ जी। अगला बैच लेंगे वहाँ से। अब ये इसको यहीं कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है, आ गई। हाँ ठीक है, तो ठीक है ना। तो एन एक्सपेरिमेंट हैविंग मोर देन वन, अगर बुक का डेफिनेशन देखोगे तो पहले बात तो इसके पास मोर देन वन पॉसिबल आउटकम्स होगा। इफ एंड ओनली पहला चीज़, ऑल आउटकम्स आर नोन इन एडवांस, है ना। तो जितने आउटकम्स है आर नोन इन एडवांस। सो पहली चीज़ ये है कि जितने आउटकम्स उसको पता है आपको क्या क्या आउटकम्स हो सकता है, जो आउटकम्स है, बट एग्जैक्ट रिजल्ट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। मैं रिजल्ट का मतलब ये है कि जो फाइनल आउटपुट आएगा
एक्सपेरिमेंट के बाद, जैसे हम कॉइन को टॉस करें, हमें पता है हेड या टेल आना है, तो ये सेट ऑफ आउटकम्स हैं, हेड टेल, ये हमें पहले से पता है हेड या टेल आना है, बट मुझे ये नहीं पता कि हेड ही आएगा, तो ये मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो ये मैं अपने लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, और आपके एग्जाम में कोई डेफिनेशन लिखने को नहीं आएगा, तो आपको समझना मीनिंग क्या है, कहना क्या चाह रहा है, कि रैंडम का यहाँ क्या मतलब है। तो रैंडम का यही मतलब है कि तुम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि आउटकम क्या होगा, इसलिए वो रैंडम है। ठीक है, तो एग्जैक्ट जो रिजल्ट है ऑफ जो एक्सपेरिमेंट है कैन नॉट बी प्रोडिक्टेड, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस। एंड तीसरा जो कंडीशन बता रहा था, क्या बता रहा था, दिस कैन बी रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, एंड दिस कैन बी रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, है ना। सो दिस कैन बी रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। सो आइडेंटिकल कंडीशन इस सिचुएशन में कितनी बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया जा सकता है, आइडेंटिकल कंडीशंस, दिस कैन बी रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। सर होमोजेनियस कंडीशन आ सकता है क्या आइडेंटिकल के साथ? हाँ, आइडेंटिकल का मतलब है वो सेम, मतलब एग्जैक्टली सेम। होमोजेनियस बोल सकते हो, होमोजेनियस डिपेंड करता है वर्ड कैसे डिफाइन कर रहे हो आप। सो लाइक आइडेंटिकल मतलब एग्जैक्टली सेम सिचुएशन, उसको रिपीट कर सकते हो सेम सिचुएशन में। जैसे कॉइन को हम एक बार टॉस करें तो भी हेड टेल होगा, दूसरी बार करेंगे तो भी, तो ये आइडेंटिकल सिचुएशन हो गई ना, ये है। तो ये कहना चाहिए, तो मतलब डेफिनेशन है, जैसे बुक्स जो लिखता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है, कोई एक्सपेरिमेंट है जिसमें मोर देन वन पॉसिबल आउटकम है, और सारे आउटकम नोन है आपके पास पहले से, एग्जैक्ट रिजल्ट आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते पहले से, और इस जो एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया जा सकता है अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, सो इट कैन बी रिपीटेड। सो दिस इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट का सिंपल डेफिनेशन है। फिर इसके बाद अब इसमें एक वर्ड आया आउटकम, तो आउटकम जनरली जो वर्ड यूज़ करते हैं वो रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट होता है, कि रिजल्ट के बाद क्या आ सकता है वो आउटकम है। तो पॉसिबल आउटकम से पहले से पता है आपको, है ना। जैसे अब इसी में रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, अब एक्सपेरिमेंट में आता है सैम्पल स्पेस, तो अभी लोअर लेवल पे मैं सैम्पल स्पेस की बात करूँगा अभी, तो ये क्या आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। हाँ, तो ये सब लोग जानते हैं, तो ये सब मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो ये सब चीज़ें, है ना। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना, is called sample space। ये हो गया। जैसे अब एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें, तो एग्जांपल के लिए सबसे आसान एग्जांपल है टॉसिंग अ क्वाइन। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, क्वाइन को टॉस करना एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अब इसके आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स क्या है, हेड टेल, तो ये सैम्पल स्पेस हो गया, एस बोल दो या ओमेगा बोल दो, जो लिखना है। तो सैम्पल है ना, ये एक एक्सपेरिमेंट है, और ये इसका सैम्पल स्पेस जो आप लोग जानते हो ऑलरेडी, ये तो बहुत बेसिक है। और उसके बाद क्या है, जैसे अब क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंट होगा, मान लो ये पहला एग्जांपल, अगर दूसरा एग्जांपल में लिखता हूँ कि अ क्वाइन इज टॉस्ड अंटिल हेड कम्स, मान लो ऐसा है, तो इसके ये एक्सपेरिमेंट हो गया कि एक कॉइन को तब तक टॉस करो जब तक कि हेड ना आ जाए, तो इसके सैंपल स्पेस क्या आएंगे, कोई बताइए, पता तो होगा आप लोगों को ऑलरेडी। सर हेड टेल हेड, फिर टेल टेल हेड, फिर टेल 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 हेड, तब फिर ऐसे सीरीज चलती है। हाँ, जैसे मान लिया तो पहली बार में हेड आ जाए, या टेल के बाद हेड आए, या टेल टेल हेड हो जाए, या 3 बार टेल आए फिर हेड आ जाए, एंड सो ऑन चलता रहेगा ये। तो ये आपका सैंपल स्पेस ये हो गया, कि मतलब पॉसिबिलिटी लिख रहे हैं हम, कि एक कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं कब तक, जब तक कि हेड ना आ जाए, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो सबसे आसान पॉसिबिलिटी क्या है कि टॉस किया और पहली बार में हेड आ जाए, दिस इज द वन पॉसिबिलिटी। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि उस कॉइन को पहली बार में हेड नहीं आया लेकिन दूसरी बार में हेड आ गया, तो ऐसे तीसरी बार चौथी बार इस तरह से। तो ये सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स है, ठीक है। जैसे आपको बोला जाता है, मान लो एग्जांपल मैं 3 डिस्कस करूं कि एक्सपेरिमेंट है अ डाइस रोल्ड
ठीक, एक डाई को रोल किया, इफ इवन नंबर कम्स देन, अच्छा ये डाई को सिर्फ एक बार रोल किया, मैं यहाँ फिक्स कर देता हूँ आपको, डाई इज रोल्ड, जैसे रोल किया और इफ इवन नंबर कम्स, तो मान लो ऐसा हुआ कि थ्रो अ क्वाइन, ठीक, एक डाई को रोल किया, अगर इवन नंबर आया तो थ्रो अ क्वाइन, इफ ऑड नंबर कम्स, और मान लो डाई पे ही है ना, और अगर इफ ऑड नंबर कम्स, तो ऑड नंबर आता है, देन थ्रो अ पेयर ऑफ क्वाइन। सो क्वेश्चन ये है कि देन राइट द सैंपल स्पेस। तो ये जो लिखा मैंने वो एक्सपेरिमेंट लिखा है, जो अभी हमने लिखे वो क्या है, एक्सपेरिमेंट है कि एक डाई को रोल किया मैंने, तो डाई पे 1 to 6 आ सकता है, तो इवन नंबर आया, अगर इवन में से कोई भी एक आया तो आप एक कॉइन थ्रो करोगे, और अगर उनमें से ऑड अगर आया डाई पे तो आप पेयर ऑफ कॉइन टॉस करोगे। तो क्वेश्चन है इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, गेम स्टॉप हो जाते हैं यहाँ पे। तो क्या क्या आ सकता है, 2H 4H 6H 2T 4T। ओके हाँ, जैसे तो यहाँ पे क्या डाइस पे मैंने कहा इवन, जैसे 2 4 6 इवन हो सकता है, और ऑड में क्या हो सकता है 1 3 5, जो आप बता रहे हो सही बता रहे हो। तो अगर इवन आया तो आपने क्या किया, कॉइन को थ्रो किया, तो कॉइन पे हेड या टेल आ सकता है। अगर आपको ऑड मिला तो आपने क्या किया, पेयर ऑफ कॉइन, तो एच 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 टी टी एच टी टी, है ना। ये चीज़ आप भी लिख सकते हो, जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ फिर आप देख के बता सकते हो। तो ये बीच में यूनियन लगाया, तो इफ़ या तो इवन आएगा या ऑड आएगा, इवन आया तो उसके बाद पॉसिबिलिटी हेड टेल की, अगर ऑड आया तो पॉसिबिलिटी इसकी है। अब ये क्या कर रहा हूँ मैं, सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स और उसका यूनियन हो रहा है। जैसे पहले वाले को मल्टीप्लाई करोगे, 2 सेट्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स बोलते हैं। या तो आप पेयर बना के लिख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। जी जी, उसके या तो पेयर बना के लिख सकते हो, या आप 2H 2T ऐसा करके छोड़ सकते हो, 4H 4T ऐसे करके 4H 4T। इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो आउटकम है वो 2 जैसे डाई का है, और उसके बाद कॉइन का बता रहा है, तो ऐसे करके लिख सकते हैं। फिर ऑर्डर। हाँ हाँ, चूंकि पहले डाई थ्रो किया गया तो पहले डाई का आउटकम आएगा ना, ये फिर कॉइन का, ये है दूसरा पॉसिबिलिटी है। तो ये हो गया इन दोनों सेट का प्रोडक्ट। या इसको तुम चाहो तो तुम बुक्स में देखते हो ऐसा लिखा रहता है, ये भी चलेगा। तो तुम ऑर्डर पेयर बना कर लिखना चाहते हो, दिस इज ऑल्सो फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीनिंग दोनों के सेम ही है। तो यहाँ से 1 के बाद HH आ सकता है, 1 के बाद HT आ सकता है, ये चलता रहेगा, ये बहुत सारे आउटकम होंगे। यहाँ 3 × 4 12 आएंगे इसमें, यहाँ 3 2 जा 6 आए हैं, ऐसे अगले वाले में 12 आएंगे। कहाँ तक का आउटकम आएगा, तो ये 1HH 1HT एंड सो ऑन चलता रहेगा, लास्ट में 5HH 5HT 5TH फिर 5TT, इस तरह से आएगा। अब इसका यूनियन ले लो, तो एट द एंड जो मैं सैम्पल स्पेस आप बता रहे थे, आप में से वो सही बता रहे थे, जैसे ये अब आ गया 2H, नहीं मिक्स कर दो, 2T 4H, अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5TT, ठीक। अब देखो मैंने 2 3 लिखा है, एक और चलो एग्जांपल लेता हूँ, फिर मैं थोड़ा इस पर डिस्कस करता हूँ। तो एग्जांपल नंबर 4 ये है, सो मान लो वी बाई अ बल्ब, फॉर एग्जांपल एक बल्ब खरीदा, एंड वी ऑब्जर्व इट्स लाइफ टाइम, हम इसके लाइफ टाइम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है इसका सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, एक्सपेरिमेंट क्या है, हम इसके बल्ब के लाइफ टाइम को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये मैं खुद से बना रहा हूँ, थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, या थोड़ा सा इसको हम वो भी कर सकते हैं। तो क्या लगता है लाइफ टाइम इसका क्या हो सकता है, इसमें सैंपल स्पेस क्या होगा। जीरो, उसके बाद बढ़ते जाएगी। क्या ये क्या होगा, 0 to infinite, इंटरवल 0 to infinite. 0 से इनफाइनाइट जीरो इंटरवल टू है इनफाइनाइट। ना, ये है।
तो इस तरह से है। मैं यहाँ बताना क्या चाह रहा हूँ, देखो एक तो पहले चीज़ देखो, तो इसमें क्या होता है, सैम्पल स्पेस एक सेट है। अब आपको इसमें डिसाइड करना होगा 2-3 चीज़ें, जैसे मैं अभी कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। जैसे अब सैम्पल स्पेस एक सेट है, अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये सैम्पल स्पेस, एक तो आपको डिसाइड करना है क्या ये इक्वली लाइकली था, जो सैम्पल स्पेस है, और दूसरा इक्वली लाइकली होगा या नॉट इक्वली लाइकली होगा, ठीक, एक तो ये डिसाइड करना है। फिर आपको ये डिसाइड करना है कि सैम्पल स्पेस जो है, सॉरी स्पेस एक सेट है सैम्पल स्पेस। दूसरा आपको ये डिसाइड करना है कि ये जो सैम्पल स्पेस है ये डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस है सैम्पल स्पेस। तो देखो यहाँ पे डिस्क्रीट का मतलब है, जो डिस्क्रीट लिख रहा हूँ कहीं पे, अगर मैं डिस्क्रीट सेट की बात करूँगा, इंटीजर वैल्यू। हाँ, तो इसका मतलब होगा, इसको हम मैथमेटिकल टर्म में बोलते हैं तो काउंटेबल सेट बोलते हैं इसको हम, मे नॉट बी इंटीजर ऑलवेज, है ना। डिस्क्रीट का मतलब होगा काउंटेबल सेट, और मैं जैसे कॉन्टिन्यूअस सेट बोल रहा हूँ, है ना, डिस्क्रीट सेट है ये, मैं कॉन्टिन्यूअस सेट बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब बात कर रहा हूँ मैं अनकाउंटेबल सेट की, अनकाउंटेबल सेट की। तो ये सब कई बार क्वेश्चन में रोल प्ले करता है, तो ये सब आपको जानना। जैसे मैं कुछ लिखा हूँ तो आपको डिसाइड करना है कि वो सैम्पल स्पेस इक्वली लाइकली है क्या या इक्वली लाइकली नहीं है। आपको ये डिसाइड करना वो सैम्पल स्पेस डिस्क्रीट सेट है या कॉन्टिन्यूअस सेट है, आपको ये डिसाइड करना है, ठीक है। तो डिस्क्रीट सेट का मतलब होता है काउंटेबल सेट, और कॉन्टिन्यूअस सेट का मतलब है अनकाउंटेबल सेट। तो आप जैसे पहला एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ, जो आसान में लिया था, अ कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस किया। अब चूंकि मैंने कॉइन के बारे में बताया नहीं, तो जब कभी नहीं बताया गया हो ना, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग मान के चलते हैं वो इक्वली लाइकली है, ठीक है ना। तो हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि वो इक्वली लाइकली है, अगर नहीं बता रखा है तो ये है। तो जैसे यहाँ पे है अ कॉइन इज टॉस, सैम्पल में एच टी है, चूंकि कॉइन है तो या तो तुम देखो ज़्यादातर क्वेश्चन में लिखा रहता है कि अनबायस्ड कॉइन है ना, या टॉसिंग, इसको ठीक कर देता हूँ, मान लो कि टॉसिंग एन अनबायस्ड कॉइन या फेयर कॉइन, अनबायस्ड मत लिखो, फेयर लिखो, टॉसिंग अ फेयर कॉइन, ये हो गया आप। तो बताइए इसका जो सैम्पल स्पेस आया है वो इक्वली लाइकली है या इक्वली लाइकली नहीं है? सर है। इक्वली लाइकली है। इक्वली लाइकली है, ओके। तो क्योंकि हमने हाँ। फेयर कॉइन ले लिया तो इक्वली लाइकली हो गई, क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल रहेगी। तो इक्वली लाइकली का ये मतलब है कि जितने भी आउटकम्स हैं दे हैव इक्वल चांसेस ऑफ अकरेंस। नॉट इक्वली लाइकली कब होगा? जब दो आउटकम ऐसे होंगे उसमें जिसका डिफरेंट चांसेस ऑफ अकरेंस होंगे, मतलब इक्वली चांस नहीं है, तो ये तो इक्वली लाइकली है। अब ये जो सैम्पल स्पेस पहला एग्जांपल का है, ये डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस है? मतलब डिस्क्रीट सेट है या डिस्क्रीट। कॉन्टिन्यूअस सेट? डिस्क्रीट ये डिस्क्रीट सेट है, क्योंकि काउंटेबल सेट का मतलब है फाइनाइट भी हो सकता है या काउंटेबल इनफाइनाइट हो सकता है। तो ये डिस्क्रीट सेट बोलेंगे इसको हम। तो ये जो सेट है ये डिस्क्रीट सेट है, ठीक है। तो मैं यहाँ बोलना चाह रहा हूँ कि एक तो ये इक्वली लाइकली है, इसे मैं लिख देता हूँ, एक तो ये इक्वली लाइकली है, इक्वली लाइकली है, और दूसरा ये डिस्क्रीट सेट है। तो डिस्क्रीट सेट है और इक्वली लाइकली है ये। दूसरे एग्जाम्पल में आओ, ये जो हमारा सैम्पल स्पेस आया है कि जब हमने यहाँ भी कॉइन का मतलब वही बोल रहा हूँ ना, सिर्फ कॉइन लिखा मतलब वो फेयर कॉइन होगा, ठीक है। सो अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड अंटिल हेड कम्स अप। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये सैम्पल स्पेस इक्वली लाइकली है, यस और नो? नो, इक्वली लाइकली नहीं है सर। सो नॉट इक्वली लाइकली, कोई लाइकली नहीं है, एक तो इक्वली लाइकली नहीं है, ठीक है। क्यों ऐसा, तुम बाकी को डिसाइड कर सकते क्यों ऐसा है, क्योंकि हेड आने की ऐसे प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और टेल हेड की इंडिविजुअली सोचोगे तो 1/4 हो जाएगी, क्योंकि इस टेल आने की 1/2, 1/4। एच को 1/2, So because वो GP फॉर्म। यस यस, इसकी 1/8 हो जाएगी, इसकी 1/16 हो जाएगी। तो वैसे हम, तो इस सैम्पल स्पेस के ईच आउटकम इक्वली लाइकली नहीं है, ठीक। अच्छा ये बताओ ये डिस्क्रीट सेट है या कॉन्टिन्यूअस सेट है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूस हाँ जी, बाकी लोग? डिस्क्रीट होना चाहिए सर, काउंटेबल है discrete क्योंकि वो होना चाहिए ये डिस्क्रीट सेट है, ठीक है ना। डिस्क्रीट सेट। तो दिस इज अ डिस्क्रीट सेट नॉट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस सेट जो होगा वो सिर्फ इंटरवल्स होंगे या यूनियन ऑफ इंटरवल्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इन्फिनाइट एलिमेंट जरूर इसमें है, लेकिन ये डिस्क्रीट सेट ही है। तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ डिस्क्रीट कब होता है, और ये डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस जो भी बता रहा हूँ यही चीज़ वहाँ फिर से आएगा रैंडम वेरिएबल में।
कि कौन सा रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है और कौन सा रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। वहाँ भी यही वाला सीन वहाँ भी होगा। तो मीनिंग वही है, डिस्क्रीट सेट का मतलब यहाँ डिस्क्रीट सेट है, जो एस है वो डिस्क्रीट सेट है एक्चुअली, ठीक है, ये डिस्क्रीट सेट है। अच्छा ये सर डिस्क्रीट सेट के एलिमेंट्स इंडिविजुअल होते हैं और उसको हम रोस्टर फॉर्म मतलब कॉमा लगा के हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा ही होता है ना? जी जी ये भी होता है, बट जैसे मैं बताऊं कि सेट ऑफ रैशनल नंबर भी एक डिस्क्रीट सेट है, सेट ऑफ रैशनल नंबर भी एक डिस्क्रीट सेट है, जहां आप लिख सकते हैं एक्चुअली, बट हम लोग लिखते नहीं हैं, बट इवन रैशनल नंबर्स को भी ऐसे लिखे जा सकते हैं। सो सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है वो भी एक डिस्क्रीट सेट होगा। सेट ऑफ डिस्क्रीट सेट का यहाँ मतलब है काउंटेबल इन्फिनाइट से, है ना, मतलब काउंटेबल से, नॉट काउंटेबल इन्फिनाइट, तो डिस्क्रीट सेट होगा। अच्छा कॉन्टिन्यूअस सेट का हम लोग यहाँ पे जो मतलब मैं निकाल रहा हूँ, मैं क्या डिफाइन किया हूँ, तो मैं कॉन्टिन्यूअस डिफाइन किया हूँ ये कह height के, of students. है ना, हाँ, तो उस तरह से तो अनकाउंटेबल सेट है ये, तो मैं इससे डिफाइन कर रहा हूँ। तो अभी ये सेट जो है डिस्क्रीट है, ये वाला सेट डिस्क्रीट है। हाँ आप वो कह रहे तो ठीक है, यू कैन राइट इवन रैशनल नंबर को भी लिखे जा सकते हैं उस तरह से। सो ये भी एक डिस्क्रीट सेट है। तो एक तो इक्वली लाइकली नहीं था, डिस्क्रीट है, ये डिस्क्रीट था, इक्वली लाइकली था। अगला देखो, हमने कहा कि एक डाई को रोल किया जी, कंटिन्यूअस का एक एग्जांपल दीजिए। अभी आएगा, आगे आ रहा है ना, इसी में भी आगे आ रहा है देखो। सो a die is rolled, if even number comes then throw a die, odd number comes then throw a pair of coin। तो आपने सैंपल स्पेस, एंड में हमारा सैंपल स्पेस ये निकल के आया, जो कि इन दोनों का यूनियन है, इस सेट और इस सेट का यूनियन है। अब बताओ ये क्या है, डिस्क्रीट सेट है या कॉन्टिन्यूअस सेट है? Discrete. डिस्क्रीट। ये भी डिस्क्रीट सेट होगा, हाँ, डिस्क्रीट सैंपल स्पेस डिस्क्रीट सेट है। क्या ये इक्वली लाइकली है? नॉट इक्वली। नहीं सर, इक्वली लाइकली नहीं जैसे है। 2h, हाँ यहाँ 2h है, यहाँ नहीं 1h है। तो ये 2h की प्रोबेबिलिटी 1/6 इंटू 1/2 1/12 आएगी, और इसकी प्रोबेबिलिटी देखोगे इंडिविजुअली तो 1/6 इंटू 1/2 इंटू 1/2 आएगी, तो 1/24 आ जाएगी। तो सबकी ईच आउटकम जो है इक्वली लाइकली नहीं है। और आगे बताऊंगा जो क्लासिकल डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी का, इन सैंपल स्पेस पे वैलिड नहीं होता है, जो इक्वली लाइकली नहीं होते। जो तुम फॉर्मूला जानते हो कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा इन एग्जांपल्स के लिए जहाँ पे सैंपल स्पेस इक्वली लाइकली नहीं है। तो वो जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर आउटकम का जो फॉर्मूला हम लोग बचपन में लगाते थे 11-12 तक, तो वो सिर्फ वहीं वैलिड है जहाँ पे सैंपल स्पेस इक्वली लाइकली है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। तो इस तरह इक्वली लाइकली देखना पड़ेगा आपको कि जब आप जो लगाते हो आप क्लासिकल डेफिनेशन, जो कि रेशियो है मतलब फेवरेबल आउटकम अपन टोटल आउटकम का, तो वो सिर्फ वहीं काम करेगा वो फॉर्मूला जहाँ पे सैंपल स्पेस इक्वली लाइकली होंगे, तो इसलिए हमें चेक कर रहे हैं। तो ये इक्वली लाइकली नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। अगला वाला आओ। The possible outcome should be also be finite. तब भी नहीं लगा। हाँ फाइनाइट होगा अगर आउटकम, जैसे यहाँ पे तो यहाँ तो फाइनाइट है एक्चुअली, यहाँ भी फाइनाइट है, बट दे आर नॉट इक्वली लाइकली, है ना, ये डिस्क्रीट सेट है, फाइनाइट सेट है, तो ऑल फाइनाइट सेट आर डिस्क्रीट सेट। तो आप कह रहे अगर फाइनाइट सेट होगा तो क्लासिकल डेफिनेशन नहीं लगा सकते, यहाँ पे आप क्लासिकल डेफिनेशन नहीं लगा सकते। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या प्रोबेबिलिटी है, मान लो कि क्वाइन पे हेड आया आफ्टर इवन, मान लो 2h की प्रोबेबिलिटी पूछ ले, तो ऐसा नहीं कि 1 आप टोटल कर देंगे, गलत हो जाएगा वो, कि 1 जितने काउंट कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। कुछ अगर 2h की प्रोबेबिलिटी तो ऐसा नहीं होगा। अच्छा देख लो क्या है, हमें तो पता ही कितने आउटकम है यहाँ पे, 3 दूने 6, तो यहाँ पे 6 आउटकम ये हो गए, और 3 चौके 12 है ना, 12 हो गए, तो मतलब 12 + 6 टोटल इसमें 18 आउटकम है एक्चुअली। तो आपको ऐसा लग रहा होगा, मतलब जो आपको पूछेगा क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्वाइन पे 2 आया और डाइस पे हेड आया, तो आपको ऐसे सोचोगे जिसमें 18 आउटकम है सैंपल स्पेस में, तो आपको लगेगा प्रोबेबिलिटी 1/18 है, जो कि गलत है। एक्चुअल में 2h की प्रोबेबिलिटी है 1/6 इंटू 1/2 1/12 है एक्चुअली। तो अगर फाइनाइट सेट भी है तब भी जरूरी नहीं इक्वली लाइकली होगा, क्योंकि वो आपको देखना पड़ेगा क्या इक्वल चांसेस ऑफ अकरेंस है कि नहीं है उसके हिसाब से। तो ये सैंपल स्पेस डिस्क्रीट सेट है,
डिस्क्रीट सेट मतलब ये तो फाइनाइट है, तो फाइनाइट सेट हमेशा डिस्क्रीट सेट होगा। और दूसरा इक्वली लाइकली नहीं है, ठीक है ना, इक्वली लाइकली नहीं है क्योंकि ईच आउटकम्स जो हैं उसके इक्वल चांसेस नहीं अकरेंस के। तो जैसे मुझे किसी इसके सबसेट की प्रोबेबिलिटी पूछेगा या इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछेगा, तो हम ये नहीं कह सकते कि इवेंट में कितने एलिमेंट है अपॉन टोटल कितने एलिमेंट है, तो वैसा यहाँ पे नहीं कर पाएंगे हम, अगर करेंगे तो गलत हो जाएगा। ये है। नेक्स्ट देखो, वी बाई अ बल्ब, जैसे मैंने कहा कि वी ऑब्जर्व इट्स लाइफ टाइम, मैं इसका लाइफ टाइम देख रहा हूँ कि कब तक ये बल्ब चलती है, एक रैंडम बल्ब है उसके लाइफ टाइम को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो सेट ऑफ जो पॉसिबल लाइफ टाइम है वो हमारा अभी सैम्पल स्पेस है, तो यहाँ सैम्पल स्पेस 0 से इन्फिनिटी आया, ठीक है ना। तो क्या है ये, डिस्क्रीट सेट है या कॉन्टिन्यूअस सेट है? कंटिन्यूअस सेट। हाँ, कंटिन्यूअस सेट दिस है इज ये। अ कॉन्टिन्यूअस सेट एक्चुअली, है ना। सो दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस सेट। और क्या ये इक्वली लाइकली है इसके ईच आउटकम? नो। यहाँ भी आप नहीं बोल सकते। हाँ, एक्चुअली इसमें अनकाउंटेबली मेनी आउटकम है, तो आप कैसे डिसाइड करें इक्वालिटी है कि नहीं है? तो ऐसा कोई डायरेक्ट वो नहीं है, वरना, है ना। तो यहाँ भी ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे क्लासिकल डेफिनेशन यहाँ भी काम नहीं करेगा जहाँ कॉन्टिन्यूअस सेट है, क्योंकि क्लासिकल डेफिनेशन का रेस्ट्रिक्शन होता है कि सैम्पल स्पेस में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन होती है कि उनमें जो एलिमेंट्स हैं वो सब इक्वली लाइकली होने चाहिए, तभी जाके हम क्लासिकल डेफिनेशन लगा सकते हैं। तो इवन यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस सेट नहीं है। और जैसे यहाँ पे मुझे लगता है इस पर बात नहीं करेंगे कोई लाइकली का, इस कॉन्टिन्यूअस सेट पे, क्योंकि इसमें अनकाउंटेबली मेनी एलिमेंट है। और इक्वली लाइकली बोलने के लिए, लेकिन इसके आउटकम्स ना सर नेचुरल नंबर का सेट कैसा होता है? नेचुरल नंबर का सेट नहीं, वो तो इक्वली लाइकली नहीं होगा ना। ये कंटिन्यूस और डिस्क्रीट होता है। अच्छा, वो नेचुरल नंबर का सेट एक्चुअली डिस्क्रीट सेट होगा, इंटीजर का सेट भी डिस्क्रीट सेट होगा। सर वो काउंटेबली इनफाइनाइट होता है ना कौन सा? हाँ, सर, नेचुरल नंबर। यस, तो काउंटेबली इनफाइनाइट जो है वो भी डिस्क्रीट है एक्चुअली, जितने भी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है वो डिस्क्रीट सेट है। सर ये irrational बल्ब का सैंपल, हाँ हाँ, तो ये बल्ब का सैंपल स्पेस तो इक्वली लाइकली नहीं होगा क्योंकि विद टाइम किसी चीज़ से खराब होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, तो इक्वली लाइकली से नहीं बोलेंगे नहीं, इसीलिए यहाँ ना। पे मैं कह रहा हूँ लाइफ टाइम क्या है, सेट ऑफ लाइफ टाइम्स हो सकता है 0 टाइम चले, 1 टाइम चले, इस तरह चले। तो यहाँ पे मुझे लगता नहीं कि कोई लाइकली वाला केस यूज़ करेंगे, यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे हम कि ईच आउटकम इक्वल, लेकिन यहाँ पे प्रूव नहीं कर, हाँ नहीं होगा, नॉट इक्वली लाइकली। बट इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा, वजह कहीं आएगा भी नहीं, इसमें चेक करने, मेनली चेक करने की ज़रूरत इन सब में पड़ती है, क्योंकि क्लासिकल डेफिनेशन मेनली उसके लिए जब फाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम्स हैं उसके लिए, तो नहीं होगा मुझे लगता है, हर आउटकम इक्वल लाइकली तो नहीं होगा। वो डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बल्ब के लाइफ टाइम का, तो वो आगे की चीज़ है एक्चुअली, तो तब डिसाइड कर पाएंगे, है ना। क्योंकि जैसे कई बार ज्योमेट्रिक मान लो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, या कोई डिफरेंट है ना, इस तरह से कुछ बना देगा, वैसा फॉलो कर रहा होगा, तो उसमें डिपेंड करेगा क्या है। बट एक कॉन्टिन्यूअस सेट का एग्जांपल ये हो गया, जैसे बोला, और भी बहुत सारे एग्जांपल बनाए जा सकते हैं कॉन्टिन्यूअस सेट के, कि जैसे कुछ भी, हाइट ऑफ जैसे नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन अ रोड, जैसे मान लो ये है, या कोई टाइम ऑब्जर्व कर, नंबर ऑफ एक्सीडेंट, अच्छा तो डिस्क्रीट सेट हो जाएगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं जब आप हाइट की बात कर रहा हूँ वो भी ठीक है, जैसे होता है कि वी ऑब्जर्व, वहाँ जो अभी कर रहा हूँ नंबर सर ऑफ, irrational बोलो। irrational नंबर का सेट जो है वो डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस है? अब डिपेंड करता है डिफाइन कैसे कर रहे हैं, चूंकि मैंने ऐसे डिफाइन किया है, हालांकि वहाँ पे मैं ऐसे डिफाइन करूँगा, सेट ऑफ स्टार्स। हाँ वो सेट ऑफ इज फाइन। इसका भी क्वेश्चन ये है कि जो इर्रेशनल नंबर का सेट है उसको किस में डालेंगे, कॉन्टिन्यूअस सेट में या डिस्क्रीट सेट में? नहीं नहीं, कॉन्टिन्यूअस सर। क्योंकि जो मैंने डेफिनेशन लिखा है कॉन्टिन्यूअस सेट का यहाँ पे, वो मैंने लिखा अनकाउंटेबल सेट है, तो उसके हिसाब से वो कॉन्टिन्यूअस सेट में रखूंगा, क्योंकि अनकाउंटेबल जो है, मतलब मैंने ये कई बार चीज़ें होती है अपने हिसाब से चीज़ें डिफाइंड होती हैं, तो जैसे ये तो मैं समझाने के लिए भी बस बताना चाह रहा था मैं कॉन्टिन्यूअस डिस्क्रीट का, ताकि तुम पहचान पाओ काउंटेबल सेट और अनकाउंटेबल सेट। तो चूंकि जो इर्रेशनल नंबर का सेट है वो अनकाउंटेबल सेट है, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग
वो कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है ना। अब कोई डेफिनेशन बदल दे तो वो अलग चीज़ है फिर। तो किस डेफिनेशन के हिसाब मैंने लिया है तो उसके हिसाब से वो इरेशनल सेट कॉन्टिन्यूअस सेट मान के चलूँगा, ये है मतलब होगा, ठीक है। तो अभी जस्ट मेनली मुझे डिसाइड करना था, मैं या तो डायरेक्टली पूछ सकता था तुमसे कि काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ऐसे पूछ सकता था। ये है कि कोई लाइकली है कोई लाइकली नहीं है, तो ऐसे पूछ सकता था। हाँ, जैसे मान लो ये कह रहा था, एग्जांपल लेता हूँ मैं कि किसी क्लास में मान लो ऐसा है, सो किसी क्लास में 100 स्टूडेंट्स है एग्जांपल के लिए, और उनके हम हाइट्स को अगर हम 100 या कहीं भी जो हाइट ऑफ ह्यूमन ऑन दिस अर्थ, मान लो अगर ऐसा मैं लिखूँ, उसका सेट बनाऊँ, तो उसको मैं सैम्पल स्पेस लेके चलूँ, मान लो कि जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं हाइट को, तो वो क्या बनाएगा फिर, तो वो तो एक इंटरवल होगा ना, क्योंकि वैसे तो होगा नहीं कि, तो उस केस में वो कॉन्टिन्यूअस सेट ही होगा, ठीक है, ऐसा रहेगा। उसमें ऐसी कंडीशन लगानी पड़ेगी ना सर कि इनफाइनाइट प्रिसीजन तक अपन कैलकुलेट कर रहे हैं हाइट, तो वो कंटिन्यूअस होगा। हाँ, नहीं अच्छा, हाँ सही कह रहे हो आप। मैं वही, अच्छा यहाँ पे एक वो करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा इन्फिनाइट उस पे, क्योंकि वर्ल्ड में पॉपुलेशन तो फाइनाइट ही है, तो अगर आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो 7 मिलियन एलिमेंट का सेट बन जाएगा। जब मान लो वर्ल्ड की पॉपुलेशन अभी 8 अगर बिलियन है, बिलियन ना, तो उससे बन जाएगी उतनी। तो कहीं ना कहीं तो डिस्क्रीट ही बन जाएगा फिर तो, क्योंकि वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत लार्ज है, लेकिन वो तो फाइनाइट ही है ना, तो 8 बिलियन इज अ फाइनाइट नंबर। ठीक है, तो ये सब हम खुद ही बना रहे हैं, बुक्स में जो स्टैंडर्ड एग्जांपल्स रहते हैं वो बेसिक रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा इस पर भी डिस्कस नहीं करता। अभी मेनली मेरा पॉइंट बताने का था कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो ये है कि एक एक्सपेरिमेंट है, मोर देन वन पॉसिबल आउटकम हो, आउटकम्स नोन हो पहले से, एग्जैक्ट रिजल्ट यू कैन नॉट प्रेडिक्ट एंड दैट कैन बी रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। ये डेफिनेशन बुक में लिखा रहता है, स्पेशली वीके रोहित की बुक में है। सैम्पल स्पेस है कि उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उसका जो सेट है उसको हम सैम्पल स्पेस बोलेंगे। हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख रहे थे जहाँ एक्सपेरिमेंट लिखा, सैम्पल स्पेस लिखा, और अभी ये डिसाइड कर रहे थे कि सैम्पल स्पेस इक्वली लाइकली है या नहीं है। फिर ये डिसाइड कर रहे थे कि सैम्पल स्पेस एक काउंटेबल सेट है या अनकाउंटेबल सेट है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे जिन लोग कन्फ्यूजन था। तो मेनली मैं ये डिसाइड करना चाह रहा था काउंटेबल या अनकाउंटेबल, तो मैंने डिफाइन किया कि जो काउंटेबल सेट है वो डिस्क्रीट है। तो होता क्या है काउंटेबल सेट, जैसे सेट के पास ना अगर तुम ब्रेक करोगे तो मे बी सेट में बी एम्प्टी सेट है ना, और मे बी नॉन एम्प्टी सेट, ऐसा बोलो। अब एम्प्टी में भी हो सकता है, नॉन एम्प्टी में दो पॉसिबिलिटी है, या तो सेट में बी फाइनाइट सेट या इट में बी इनफाइनाइट सेट। ठीक, अब इनफाइनाइट सेट में दो क्राइटेरिया है, हालांकि एम्प्टी सेट इज ऑल्सो फाइनाइट सेट है ना, तो एम्प्टी सेट इज ऑल्सो फाइनाइट सेट में कोई दिक्कत नहीं, बस मैं चूंकि नॉन एम्प्टी को डिवाइड कर रहा हूँ, तो नॉन एम्प्टी में भी फाइनाइट और में भी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट है तो इसमें दो क्राइटेरिया है, काउंटेबली इनफाइनाइट या अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट या अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट। तो ये है। अब ये जो होता है ना, मैं बोलते देखो ये बता रहा हूँ मैं, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट और काउंटेबल इनफाइनाइट सेट, ये तीनों मिल के बनाते हैं काउंटेबल सेट। ये तीनों मिल के बनाते हैं काउंटेबल सेट। मतलब कोई एम्प्टी सेट है वो भी काउंटेबल सेट होगा, फाइनाइट सेट है वो भी काउंटेबल सेट होगा, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है वो भी काउंटेबल सेट होगा। तो ये तीनों एक साथ इंक्लूड होके बनाते हैं काउंटेबल सेट। काउंटेबल सेट एम्प्टी भी है, फाइनाइट भी है, काउंटेबल। और कुछ एग्जांपल देकर समझा देता हूँ। और ये जो अनकाउंटेबल इनफाइनाइट एक अलग सेट है, इसी को हम बोल देते हैं अनकाउंटेबल सेट भी बोल देते हैं, अनकाउंटेबल सेट। इसके लिए बहुत ज़्यादा थ्योरी में जाने पर इतना नहीं जाएंगे, हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जांपल के लिए, जैसे एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट मतलब कुछ नहीं है इसके अंदर। फाइनाइट सेट ले लो, मान लो 1 से लेकर 10 तक, ये बोल दो, या सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, दीज आर काउंटेबल सेट्स। ठीक है, दीज आर काउंटेबल सेट्स। इवन जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो काउंटेबली इन्फाइनाइट सेट है, क्योंकि उसका डेफिनेशन ही यही है। अगर काउंटेबली इन्फाइनाइट सेट का अगर आप डेफिनेशन में जाओगे, ऑनलाइन देखो, बुक में देखोगे, तो वो लिखता है ऐसा सेट जो नेचुरल नंबर के साथ या नेचुरल नंबर के किसी सबसेट के साथ 1 to 1 मैप बना सकता है।
तो उस सेट को हम बोलेंगे काउंटेबल सेट। ये काउंटेबल इनफाइनाइट सेट का मतलब है कि जो नेचुरल नंबर, एक ऐसा सेट एस है, एस इज सेट टू बी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट इफ देयर इज अ वन वन एंड ऑन टू फंक्शन फ्रॉम एस टू नेचुरल नंबर। ये डेफिनेशन है, जो कि सेट थ्योरी में चले जाएंगे उतना डिटेल में, तो उसकी ज़रूरत नहीं, बस हमें जानना है थोड़े से जो वेल नोन सेट्स हैं वो क्या है। तो एम्प्टी सेट हो या कोई फाइनाइट सेट हो या नेचुरल नंबर का सेट है, इंटीजर का सेट है, रेशनल नंबर का सेट्स है, दीज आर काउंटेबल सेट्स। एंड जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, इंटरवल्स हैं, ये सब दे आर अनकाउंटेबल सेट्स। ये अनकाउंटेबल सेट है एक्चुअली, ठीक है। सो दे आर अनकाउंटेबल सेट एक्चुअली। डन। तो ये सब अनकाउंटेबल सेट्स हैं। अब जो काउंटेबल नहीं है, किसी रियल नंबर का सबसेट जो काउंटेबल नहीं है वो अनकाउंटेबल है, इस तरह से। तो ऐसे भी डेफिनेशन बुक में, तो ये बस एग्जांपल के बताता हूँ। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। तो अभी मैंने तुम्हें बताया कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, जस्ट इसको हमने डेफिनेशन देखा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, सैम्पल स्पेस क्या है बेसिक लेवल पे। फिर आता है इसके बाद एक वर्ड आता है इवेंट। इवेंट क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इवेंट? सबसेट ऑफ सबसेट सैंपल्स। सैंपल स्पेस। हाँ, तो इवेंट सिंपल कि जो सैम्पल स्पेस आपने लिखा है कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं, उसी में से कुछ आउटकम सेलेक्ट कर लोगे, तो लाइक एनी सबसेट ऑफ अ सैम्पल स्पेस, किसी सैम्पल स्पेस का कोई भी सबसेट ले लो, इज कॉल्ड एन इवेंट। तो उसको इवेंट बोलेंगे। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन ये हो गया कि सैम्पल स्पेस का जो सबसेट है वो इवेंट है ना। सो मतलब ये हो गया दैट इज, अगर ई कोई सबसेट है एस का, एस सैम्पल स्पेस बोल रहा हूँ, तो हम बोलेंगे ई इज एन इवेंट। तो ये मतलब है यहाँ पे, चूँकि मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ तो इस तरह से लिख लो कि सैम्पल स्पेस का जो भी सबसेट उसको इवेंट बोलेंगे। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी जो निकालते हैं, आप देखते होंगे इवेंट्स की हमेशा निकालते हैं, है ना। जब भी प्रोबेबिलिटी किसी से निकालते हैं तो वो इवेंट की निकालते हैं। इवन रैंडम वेरिएबल में भी, जैसे x बराबर 2 की जब प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो वो भी एक इवेंट है वहाँ पे एक्चुअली। मतलब ये भी कोई सैम्पल स्पेस का सबसेट ही होता है वहाँ पे। तो जैसे इसकी प्रोबेबिलिटी जब आप निकाल रहे होते हो, प्रोबेबिलिटी x बराबर 2 निकाल रहे होते हो, तो वो जो x बराबर 2 है वो एक्चुअली इवेंट ही है। इवन जब आप निकाल रहे होते हो x की वैल्यू 0 से 2 में होगी, तो ये भी एक इवेंट ही है एक्चुअली। सो ये कहीं ना कहीं सैम्पल स्पेस का सबसेट ही है जिसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे होते हैं। तो ये सब बाद में रैंडम वेरिएबल आएगा। तो रैंडम वेरिएबल में जो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वो इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होते हैं, क्योंकि ये देखते हैं कि कौन कौन सा सैम्पल स्पेस के आउटकम है जो एक्स को 2 बना रहा है। ये देखते हैं सैम्पल स्पेस के ऐसे कौन कौन से आउटकम्स हैं जो एक्स की वैल्यू 0 से 2 में ला रहा है, तो वो देखते हैं। क्योंकि सैम्पल स्पेस बाद में पढ़ेंगे रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या करता है, सैम्पल स्पेस के एलिमेंट को रियल नंबर पे ले जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ एक्स की वैल्यू 0 से 2 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इनडायरेक्टली हम वो देख रहे होते हैं कि सैम्पल स्पेस में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो एक्स के रेंज को 0 से 2 के बीच ला रहा है, तो प्रोबेबिलिटी वो निकाल रहे हैं। तो ये सब भी इवेंट ही एक्चुअली, ठीक है ना। तो इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस। सब सैम्पल स्पेस जो सबसेट है वो इवेंट्स होंगे। जैसे आगे थोड़ा बढ़ाऊँ अगर मैं, जैसे एक थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अ कॉइन इज टॉस्ड, मान लीजिए ये है, मैं लिख रहा था ना कॉइन इज टॉस्ड, ये एक्सपेरिमेंट था। इसका सैम्पल स्पेस आया हेड टेल, ठीक। अब इसके इवेंट्स लिखेंगे तो इसके पास कितने सबसेट है, 4 सबसेट है, आप सब जानते हैं। फाइव, हाँ सेट कंटेनिंग एच, सेट कंटेनिंग टी, सेट कंटेनिंग एच टी। तो ये सब क्या है, दीज आर इवेंट्स, दीज आर इवेंट्स करस्पॉन्डिंग टू सैम्पल स्पेस एस, करस्पॉन्डिंग टू सैम्पल स्पेस एस, उससे करस्पॉन्डिंग ये सब इवेंट है। आप इसी की तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो जब आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव बराबर कितना हो गया, 0। तो इसको आप याद होगा, आपको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। मतलब जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई वो इम्पॉसिबल इवेंट है ना। तो प्रोबेबिलिटी की बाद में बात करते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी की बात बाद में करेंगे। तो अभी मैं ऐसा बोलता हूँ कि वो ऐसा इवेंट जो
एम्प्टी सेट के इक्वल हो जाए। अब यहाँ पे देखो चीज़ें डेफिनेशन पे कई बार डिपेंड करती है। तो अभी मैं पहले मैं डिफाइन कर रहा था प्रोबेबिलिटी को हेल्प से, मैं इम्पॉसिबल इवेंट को डिफाइन कर रहा था। अब मैं बिना प्रोबेबिलिटी के हेल्प से मैं डिफाइन कर रहा हूँ इम्पॉसिबल इवेंट को। तो ये सब डेफिनेशन ना कई बार ना ऑथर्स पे डिपेंड करता है कि वो चीज़ों को कैसे ले रहा है। तो एग्जाम्स में इस तरह क्वेश्चन जो पेपर बना रहा है उनको भी पता है कि थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो या तो वो डिफाइन कर देगा या क्लैरिटी से लिखेगा उसको, ये चीज़ है। जैसे ई बराबर 5 है तो हम बोल रहे हैं वैसा इवेंट जो एम्प्टी सेट के इक्वल हो जाए, उसको हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट वैसा इवेंट जो सैम्पल स्पेस के इक्वल आ जाए, इसको क्या बोलेंगे? सर्टन हाँ, सर्टेन इवेंट और श्योर इवेंट, इस तरह से सर्टेन या श्योर इवेंट, तो इस तरह से है। तो ये मैं ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ कि अगर कोई इम्पॉसिबल इवेंट है तो ऐसा है, सैम्पल मतलब वो सैम्पल स्पेस के इक्वल आ गया, तो खुद ये यहाँ पे श्योर इवेंट है, ये यहाँ पे इम्पॉसिबल इवेंट है, इस तरह से। तो इसकी प्रॉपर्टी यहाँ निकालेंगे 1 आएगी, इसकी प्रॉपर्टी 1 आएगी, है ना, ये है। तो ये अभी हमने इवेंट, जैसे अब इवेंट तुम देख सकते हो यहाँ पे, और क्या वर्ड इसने यूज़ किए पर उसको देख लेते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैम्पल स्पेस, अलजेब्रा ऑफ इवेंट, इस पे आता हूँ थोड़ा सा ना, अब इवेंट डिस्कस करें, अलजेब्रा ऑफ इवेंट पे आते हैं। तो अब यहाँ पे तो 4 आया, लेकिन जहाँ पे सैम्पल स्पेस मान लो, अगर जैसे एग्जांपल के हम लिख रहे थे ना, एक एग्जांपल लिखा था हमने कि अ कॉइन इज टॉस्ड until head comes up, है ना, until head is obtained, इस तरह से मान लीजिए अ कॉइन इज टॉस्ड until head is obtained। तो जब तक हेड ना आ जाए तब तक टॉस कर रहे थे। यहाँ आपने देखा था सैम्पल स्पेस था आपके पास, हेड, टेल हेड, टेल हेड है, सॉरी, टेल टेल हेड, जब तक हेड ना आ जाए तब तक टॉस कर रहे थे, इन्फाइनाइट एलिमेंट है। तो सैम्पल स्पेस में खुद ही इन्फाइनाइट एलिमेंट है, तो इसके पास कितने इवेंट्स होंगे? इन्फाइनाइट, क्योंकि इसके पास इन्फाइनाइटली मेनी सबसेट्स हैं, है ना, तो ये हो जाएगा। सर ये जो अभी वाला एग्जांपल है ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है सर? कौन सा? ये जो हेड इज ओके, ये जी जी नहीं जी, होगा? अ कॉइन इज टॉस्ड अंटिल हेड इज ऑब्टेन्ड, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना। इतने सारे आउटकम्स हैं, फिर हमें पता है कि क्या क्या पॉसिबल आउटकम है, और हम बता नहीं सकते कि कब हेड आएगा, है ना, मतलब पहले बार में आ जाएगा या दूसरे टॉस में आएगा, तीसरे टॉस में आएगा, तो हम ये प्रेडिक्ट एग्जैक्ट नहीं कर सकते। और इट कैन रिप्रेजेंट आइडेंटिकल कंडीशन, उसका मतलब ये है कि ये प्रोसेस दोहराया जा सकता है ना, मतलब वो तो बस समझाना ही चाहता कि दिस ऐसे हो सकता है कि ये सिचुएशन ऐसा नहीं कि नेक्स्ट टाइम करेंगे तो पहला वाला इफेक्ट करेगा उसको, ये कहने का मतलब। तो आप ये आपने उस जैसे लिखा था कि कंडीशन में कि ऑल आउटकम्स यू नो इन एडवांस, हाँ नोन है ना, सारे एडवांस आउटकम में हमें नोन है। पता होना चाहिए। हाँ, आउटकम्स आर नोन एडवांस, डॉट 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 का मतलब क्या है, मुझे पता है कि आउटकम्स क्या क्या आएंगे, ये तो अब लिख नहीं सकते सारे ना हम, हमें पता है, वी नो, हम उसको लिख नहीं सकता, लिखने बैठेंगे जिंदगी भर लिखते रह जाएं, खत्म नहीं होगा ना। हमें पता तो है क्या आने वाला है, तो एक पैटर्न मिल गया ना हमें कि एच, टी एच, 3 बार टी एच, इस तरह से हमें पता तो है। सर तो वो हम्म, बल्ब वाला भी तो रैंडम होगा? कौन से वाला, नहीं समझ तो आया। वो जो आप बोल रहे थे बल्ब का लाइफ टाइम हाँ वाला हाँ जो, हाँ हाँ, वो भी रैंडम है, रैंडम मतलब लाइफ टाइम को ऑब्जर्व कर रहा था, वो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है। वो उसका लाइफ टाइम रैंडम है ना, हो सकता है तुम खरीद के लाए 10 मिनट बाद बंद हो गया, या हो सकता है कि 10 साल बाद बंद हुआ, तो ये रैंडम है ना, तो हम लाइफ टाइम ऑब्जर्व करें, व्हाट आर पॉसिबल लाइफ टाइम, 0 टाइम, वो सब रैंडम एक्सपेरिमेंट था एक्चुअली, है ना। जैसे अब इवेंट है तो इवेंट की बात करते हैं, यहाँ एक इवेंट स्पेस की बात करता है ना अभी, तो इवेंट स्पेस का मतलब यहाँ पे बात आता है, तुम्हारे पास आएगा सिग्मा एल्जेब्रा की बात, सिग्मा एल्जेब्रा की बात करेगा ये, है ना, जिसको ये इवेंट स्पेस बोलता है, या सिग्मा स्पेस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिग्मा फील्ड ना, सिग्मा फील्ड, हाँ, सिग्मा एल्जेब्रा या सिग्मा फील्ड, या है ना इवेंट स्पेस हो गया।
ये है। तो इसका क्या डेफिनेशन, ये इसको इवेंट स्पेस की बात कर रहा था। इसमें क्या होता है कि मान लो लेट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, मान लो कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है। सो लेट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट हैज सैंपल स्पेस एस, मान लो सैंपल स्पेस एस है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सिग्मा फील्ड या इवेंट स्पेस या सिग्मा अलजेब्रा, इसका क्या डेफिनेशन है। एक्चुअली क्या होता है ये सेट, अब इसको किससे डिनोट करूँ सिग्मा फील्ड को, कई बार हम मान लो मैं इसको स्क्रिप्ट ए से डिनोट करता हूँ सिग्मा फील्ड, या कुछ और से डिनोट कर सकते हैं, अलग अलग नोटेशन रहता है, मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ सिग्मा फील्ड को। तो अ सेट ए ऑफ सबसेट्स ऑफ एस, देखो ध्यान दो, ए में क्या है, ए खुद सेट है, लेकिन ए के अंदर क्या क्या है, जो ए सेट का एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ए, सबसेट्स ऑफ एस। अ सेट ए ऑफ सबसेट ऑफ एस, मतलब जैसे एस सैंपल स्पेस है। अभी तुमने कहा कि हमने, चूंकि ऊपर जो डिफाइन कर रहे थे हम ये डिफाइन कर रहे थे कि जो भी सब सैंपल स्पेस का सबसेट है वो इवेंट है, क्योंकि लूजली वो डेफिनेशन है, जब सिग्मा फील्ड जब तक पिक्चर में नहीं आया तब। तो अभी मैं एक सेट बना रहा हूँ जिसमें एस के सबसेट्स हैं, ठीक है। अ सेट ए ऑफ सबसेट ऑफ एस इज सेट टू बी सिग्मा फील्ड या सिग्मा अलजेब्रा, सिग्मा फील्ड बोल देता हूँ, सिग्मा फील्ड इफ एंड ओनली इफ। तो पहली कंडीशन ये होती है कि एम्प्टी सेट उसके अंदर होने चाहिए ए में, ये डेफिनेशन लिख रहा हूँ अभी। दूसरी चीज़ है कि अगर कोई इवेंट ई उस एज में है तो ई का कॉम्प्लीमेंट भी उसमें होना चाहिए, है ना, फॉर ऑल ई बिलोंग्स टू ए, मतलब हर के लिए। तीसरा है कि अगर E1, E2 अप टू सो ऑन, मतलब काउंटेबली मैनी बोल सकते हो आप, कि दीज एलिमेंट्स आर बिलोंग्स टू ए, देन इनका यूनियन उसमें होने चाहिए, चलता रहेगा ना। सो दिस यूनियन बिलोंग्स टू ए। तो ये है सिग्मा अलजेब्रा या सिग्मा फील्ड का डेफिनेशन। तो तुम ये सिग्मा फील्ड का मतलब समझ लो सेट ऑफ इवेंट्स, मतलब सिग्मा फील्ड क्या है, सेट ऑफ इवेंट्स हैं, वो इवेंट्स का कलेक्शन है एक्चुअली। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ वर्ड, जो मैं अभी लिख रहा था इवेंट स्पेस या जो बोल रहा हूँ मैं सिग्मा फील्ड, ये क्या है एक्चुअली, ये सेट है, किसका सेट है, सेट ऑफ इवेंट्स हैं एक्चुअली, ऐसा समझो। अभी तुम इवेंट क्या ले रहे थे, सैंपल स्पेस का सबसेट। अब जितने भी पॉसिबल सबसेट हो सकता है उसमें से या तो सबका एक नया सेट बना लो, पावर सेट आप जानते हो आप लोग, या कुछ एलिमेंट को लेके एक नया सेट बना लो। तो मतलब कुछ इवेंट चूज करो, उसका एक नया सेट बनाओ, तो उस सेट को तुम इवेंट स्पेस या सिग्मा फील्ड बोल सकते हो, अगर वो वाला सेट इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तब, ठीक है सर। जी। सर मैंने जो बुक फॉलो किया ना उसमें सर 5 बिलोंग्स टू ए ये कंडीशन का हटा दिया गया, इसमें रीजन लिखा है 5 बिलोंग्स टू ए, 5 कॉम्प्लीमेंट बिलोंग्स टू ए, दैट इज द सेम मैटर यार। नहीं यहाँ ये लिखा होगा, तो वहाँ पे ऐसा लिखा, वहाँ सैंपल स्पेस लिखा होगा, ध्यान से देखो, तो वहाँ सैंपल स्पेस होगा, फिर कोई एक होगा, चेक करो, या तो पूरा डेफिनेशन पढ़ो ठीक से, पूरा शुरू से एंड तक पढ़ो, एक बार समझ आ जाएगा, पढ़ो पूरा क्या है डेफिनेशन। या तो एस लिखा होगा या ए ओ लिखा होगा। उसकी वजह ये है क्योंकि अगर एस है तो कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट हो जाएगा, या एम्प्टी सेट है तो कॉम्प्लीमेंट एस हो जाएगा, तो कोई एक लिखना इक्विवेलेंट है। तुम 5 लिखो या सैंपल स्पेस लिखो, और वो भी देख लो कि वो किसकी डेफिनेशन है, वो बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स आते हैं। एक तो सिर्फ अलजेब्रा की डेफिनेशन ये है कि यहाँ काउंटेबल मैंने यूनियन लिया है, उसके जगह वो फाइनाइट यूनियन ले लेगा। पढ़ो उसमें क्या लिखा है, या फोटो भेजो ग्रुप में, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, तो मैं क्लियरिफाई कर दूंगा, ठीक है ना। यही देखो, यही चीज़ होता क्या है ना, कई बार जो किताब में लिखी उसको हम गलत समझते हैं, तो यहाँ टीचर हेल्प करता है कि तुम्हें सही समझा देगा। किताब में सब कुछ लिखा है,
लेकिन हमें इतनी एबिलिटी अंदर डेवलप करनी होती है कि वो किताब में लिखे हुए चीज़ को हम सही समझ सकें, ये चीज़ है। तो उसके लैंग्वेज को या उसके नोटेशंस को वो समझना होता है आपको। जैसे मैं आप एक बार पढ़ा दिया जो टॉपिक, अब उस टॉपिक किसी बुक से उठा के देखो तुम्हें समझ आएगा, और नहीं समझ आ रहा तो पूछो मुझसे कि यहाँ क्या है, क्या समझ नहीं आ रहा, तभी तो इम्प्रूव करोगे। इसलिए इसके लिए रिवीजन बार करना पड़ेगा उसके लिए तुम्हें, तो हर बार रिवीजन में कुछ नया सीखोगे। ठीक है, तो डेफिनेशन इसमें कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, फिर मैं स्टॉप करूँगा क्योंकि अभी मुझे क्लास वहाँ लेके जाना पड़ेगा। तो एक एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे मैंने लिया था अ कॉइन इज टॉस्ड, ठीक, और सैम्पल स्पेस इसका आया हेड या टेल। अब मैं एक सेट लिख रहा हूँ, A1 लिख दिया, सेट कंटेनिंग 5, सेट कंटेनिंग H। दूसरा लिख दिया सेट कंटेनिंग 5, सेट कंटेनिंग H, सेट कंटेनिंग T। तीसरा लिख दिया सेट कंटेनिंग 5 और सेट कंटेनिंग S। एंड चौथा लिख दिया 5, H, T और S, सैम्पल स्पेस कह दो इसको, सैम्पल स्पेस। बताओ इन चारों में से कौन कौन सा सिग्मा फील्ड होगा? सर A3 एंड A4 होगा। 4 तो होना चाहिए। कौन कौन सा? A3 एंड A4। बाकी लोग? सर A2 और A4। देखो तुम्हें समझना है कि एम्प्टी सेट तो होना ही चाहिए, तो एम्प्टी सेट मैंने सब में रख दिया है, तो पहला सब में सेटिस्फाई है। फिर अगर कोई सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एम्प्टी सेट एस एस सैम्पल स्पेस। सैंपल यहाँ सैम्पल स्पेस तो है ही नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। यहाँ भी सैम्पल स्पेस नहीं है, होगा ही नहीं। यहाँ सैम्पल स्पेस है तो हो सकता है। फिर यहाँ कह रहा है कि E1, E2, En जितने भी सेट्स उसमें है, यू चूज फ्यू और यू चूज ऑल, उसका यूनियन इसमें होना चाहिए। तो अब देखो इन दोनों का यूनियन लोगे तो इसमें खुद ही एस आ जाएगा, वो रहेगा ही। तुम यहाँ पे किसी का भी यूनियन लो, इन दोनों का यूनियन लोगे ये आ जाएगा, इन दोनों का यूनियन लोगे ये आ जाएगा। तो सबका यूनियन लोगे तो मतलब किसी भी एक का, दो का, तीन का, चार का या ऑल का यूनियन लो, वो उसमें होना चाहिए। तो ये दोनों सेट जो है ये सेटिस्फाई कर रही है इस डेफिनेशन को, सिग्मा अलजेब्रा या सिग्मा फील्ड का डेफिनेशन को। तो थर्ड फोर्थ सिग्मा फील्ड है। सेकंड क्यों नहीं है? क्योंकि एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट नहीं है सैम्पल स्पेस में, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट नहीं है। सबका कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, इवन इसका कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है A1 में। ठीक है, सेकंड में सर यूनियन के बाद सैंपल स्पेस आना चाहिए, वो कंडीशन भी नहीं है। कहाँ पे बुक में? नहीं सेकंड आपने आपने हाँ मुझे यूनियन, यस यस, एग्जांपल दिया है। हाँ इसका यूनियन भी नहीं है इसमें एग्जैक्टली। अगर इन दोनों का यूनियन लोगे तो नहीं होगा यहाँ पे, वो भी है। तो इसलिए ये दोनों सिग्मा फील्ड है। और सिग्मा फील्ड क्यों इंपॉर्टेंट है? कि सिग्मा फील्ड इज अ डोमेन ऑफ प्रोबेबिलिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी एक फंक्शन है और उसका जो डोमेन होता है वो यही सिग्मा फील्ड होता है। तो उसके हम आगे जिक्र करेंगे। एक बार हाँ सर A2 एक बार और बताइए। जी जी, जैसे वो ये क्या कह रहा है कि अगर E1 E2 मान लो A में है तो उसका यूनियन क्या होना चाहिए? A में होना चाहिए। तो मान लो इन दोनों सेट का यस सर। यूनियन लोगे तो क्या होगा इन दोनों सेट का? S होगा। एस है इसमें कहीं भी? इस सेट के अंदर कहीं एस दिख रहा नहीं है ना, इसलिए सैंपल, इसलिए सिग्मा फील्ड नहीं है ये। ठीक है, तो इस तरह से है। या मैं बोल रहा हूँ एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट नहीं है ना यहाँ पे, सिर्फ एस है, वो है ही नहीं। एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट एस है, वो है ही नहीं यहाँ पे, तो ये नहीं होगा। तो इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू डिस्कस करता हूँ कल। अभी क्लासेस कंटिन्यू चलेगी। तो अभी जैसे मैं अभी जैसे डेली क्लासेस सिर्फ प्रोबेबिलिटी यही क्लासेस चलेगी जब तक इसकी थ्योरी नहीं खत्म हो जाती है। और आपको क्या करना है साथ में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, चाहे मैंने थ्योरी पढ़ाए हैं नहीं पढ़ाए, आप ट्राई करो, क्योंकि आप लोग इस लेवल तक आए हो तो मतलब आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ये नहीं समझना कि जब पढ़ाएंगे तब आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, सो दैट जब तक टॉपिक खत्म हो आप कम से कम 200, 400, 500 क्वेश्चन पहले से ट्राई कर चुके हो। और जो डाउट्स है वो कलेक्ट करके रखो, जो मैं टॉपिक पढ़ा दूँ तो ट्राई करो, देखो नहीं हो रहा पूछो, तो मैं ग्रुप में असाइनमेंट अगर आपको भेज दूंगा। तो अभी मैंने कुछ आज खास डिस्कस नहीं किया, आज डिस्कस किया रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैम्पल स्पेस, इवेंट, और ये इवेंट स्पेस डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि, तो उसको अगले क्लास में कंटिन्यू करूंगा। तो अगले क्लास में कल की क्लास जो होगी 8 to 9:30 उसमें मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा। अभी इसी को मैं कंटिन्यू करूंगा और इवेंट्स फिर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अभी मैंने थ्योरी डिस्कस किया आज, ठीक है। इसका नोट्स मैं भेज दूंगा अभी।
और 9:30 से गेट की क्लास है। आप में से जो लोग गेट की क्लास करना चाहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो आप कर सकते हो। अगर गेट की क्लास भी अटेंड करना है तो सीखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट ऑफ द सिलेबस तो कॉमन ही है, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है, ज़्यादातर चीज़ें जो जैम में वही वहाँ गेट में है, लेकिन सिलेबस का वहाँ पैटर्न अभी अलग है। हाँ जी, गेट की क्लास में अभी क्या पढ़ा रहे हैं सर आप? गेट की क्लास में भी शुरू करेंगे। अभी तो आज पहली क्लास होगी, जैसे जैम की आज पहली क्लास है, तो गेट की पहली क्लास होगी आज। तो गेट का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो ये शुरू करेंगे अभी हम। अभी तो मैं जाऊँगा वहाँ, थोड़ा जाने में 10 मिनट लगेगा मुझे, क्योंकि मैं अभी यहाँ अपने गेस्ट हाउस में हूँ, मतलब जहाँ रहता हूँ, और वहाँ सेटअप बाहर है तो वहाँ मुझे जाना पड़ेगा अभी। तो उसमें अभी मैं स्टार्ट करूँगा आज यहाँ से। तो अभी सीधा-सीधा स्टार्ट करेंगे हम एक्सोमेटिक डेफिनिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी से, सीधा स्टार्ट करूँगा। आपका ये जैम में भी है, जैम में बाद में है। आप अगर देखोगे यहाँ पे, देखो ये लिखा हुआ है, जैम के सिलेबस में भी है ये, लेकिन एक्सोमेटिक डेफिनेशन बाद में है, ये यहाँ पे आएगा, एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। लेकिन उसने सीधा यहाँ से स्टार्ट किया है, बिकॉज गेट इज एमएससी लेवल एग्जाम, तो चूंकि जैम इज बीएससी लेवल एग्जाम, तो ये थोड़े पीछे से स्टार्ट किया है, जीरो से। गेट सीधा एक्सोमेटिक डेफिनेशन से स्टार्ट किया है। तो ये सब रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, अलजेब्रा इवेंट, वो मान के चल रहा है कि बच्चा एमएससी कर चुका है तो वो इतना जानता हो, तो सीधा यहाँ से स्टार्ट कर रहा है वो। जैसे मैंने गेट के बैच अलग किया था, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, तो जो सिलेबस में उतना ही पढ़ाऊँगा मैं, उससे रिलेटेड जरूरत पड़ेगी तो डिस्कस करूँगा, अदरवाइज जो सिलेबस में है उतना ही। बाकी क्वेश्चन तो हम जैम गेट दोनों कराएंगे। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा अभी, ठीक है, ये वाला पार्ट अभी स्टार्ट करेंगे। तो रिपीट ही होंगे, रिवीजन से कोई नुकसान नहीं, आप जितनी बार चाहो उतनी बार रिवीजन करो, कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अभी इसको स्टॉप करता हूँ ये इसकी क्लास को। कल फिर 8 to 9:30 चलेगी, सेम टॉपिक चलेगा। और अभी मैं जाता हूँ, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट।